नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत अब रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। भारत के रूस से तेल खरीदने से मुझे खुशी नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अब हमें चीन से भी यही करवाना होगा। दरअसल अमेरिका 2025 अगस्त में भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा चुका है। इससे पहले उसने 25% रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ लगाया था। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया। हालांकि भारत ने अब तक रूसी तेल खरीद को रोकने या कम करने जैसी किसी बात की पुष्टि नहीं की है। ट्रंप ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये भी कहा कि हाल में भारत में अमेरिकी राजदूत बनने जा रहे सर्जियो गोर और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग के बाद सर्जियो ने मुझे बताया कि वे ट्रंप से प्यार करते हैं। हालांकि मैं चाहूंगा कि यहाँ प्यार शब्द का गलत मतलब न निकाले। मैं किसी का पॉलिटिकल करियर खराब नहीं करना चाहता। Thank you so much. Thank you. In light of China's export curbs on rare earths, do you view India as a reliable partner going forward? And are you planning to meet Prime Minister Modi in Malaysia? Are you open to talks in terms of Yeah, sure. He's a friend of mine. We have a great relationship. He just said that 2 days ago, as you know. We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia, because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people. By the way, Russia's lost 1.5 million people, soldiers mostly. This is a war that should have never started, but it's a war that Russia should have won in the first week, and they're going into the 4th year, and I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now I got to get China to do the same thing. You know, that is relatively easy compared to what we just did over the last week in the Middle East. Middle East was 3,000 years, and we got it done. This is 3 years, and I think we'll get it done. I think that President Putin, I think he wants to get it done. We'll see. There's a great animosity between him and Zelensky. You probably have noticed, right? And I think it's hurting the process. Yeah, please. Mr. President, thank you. Curious, why did... इस बीच रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बना हुआ है, जिसने सितंबर में भारत के कुल तेल इंपोर्ट का 34% हिस्सा पूरा किया। ये तब है जब वॉशिंगटन लगातार नई दिल्ली पर एनर्जी रिलेशंस तोड़ने का दबाव बना रहा है। केपलर के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय रिफाइनरियों ने जून और सितंबर के बीच रशिया से तेल खरीद में 45% की कटौती की, फिर भी शिपमेंट में बढ़ोतरी देखी गई। ब्लूमबर्ग के अनुसार रूस ने 12 अक्टूबर तक के 4 हफ्तों में 3.74 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल का निर्यात किया, जो 28 महीनों में सबसे ज्यादा है। एशिया को क्रूड ऑयल की आपूर्ति बढ़ने से रूस का वीकली एक्सपोर्ट मूल्य 1.49 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो इस साल इसका सबसे ऊंचा स्तर है। ईपीएफओ के नियमों में बदलाव को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की ओर से इकोनॉमी को ठीक से न संभाल पाने के कारण वेतनभोगियों को इसकी सजा मिल रही है। विपक्ष ने श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया से इन कठोर प्रावधानों को खत्म करने का आग्रह किया। विपक्ष ने ईपीएफ के समय पूर्व अंतिम निपटान की अवधि को मौजूदा 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने करने और अंतिम पेंशन निकासी की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने करने के फैसले के लिए भी सरकार पर निशाना साधा। विपक्षी नेताओं ने सदस्यों के खाते में कंट्रीब्यूशन का 25% न्यूनतम शेष राशि के रूप में निर्धारित करने के प्रावधान को भी गलत बताया। नए नियमों के मुताबिक हर सदस्य को ये राशि हमेशा अपने ईपीएफ अकाउंट में बनाए रखनी होगी। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने एक्स पर कहा कि मोदी सरकार ने नए ईपीएफ रूल बनाए हैं जो क्रूरता से कम नहीं है।
टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से पेश किए गए ईपीएफओ के नए नियम चौंकाने वाले और हास्यास्पद हैं। उन्होंने कहा कि ये सैलरीड लोगों के अपने ही पैसों की खुली चोरी है। दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की लिस्ट में सिंगापुर ने एक बार फिर अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज करवाया है। हालांकि देखा जाए तो दुनिया भर में पासपोर्ट की ताकत को मापने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में इस बार कई चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले हैं। इस सूची में एक समय दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट रखने वाला अमेरिका अब 12वें नंबर पर पहुंच गया है। अमेरिका के पासपोर्ट से अब केवल 180 देशों में बिना वीजा ट्रैवल किया जा सकता है। ये देश की वैश्विक स्थिति में बदलाव और कूटनीतिक संबंधों के बिगड़ते असर को दिखाता है। हालांकि इस लिस्ट में भारत की स्थिति भी कोई ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही। पिछले साल यानी 2024 में 80वें स्थान पर रहने वाला भारत इस साल 85वें पायदान पर फिसल गया है। अब इंडियन पासपोर्ट धारक 59 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। भारत की रैंकिंग में ये गिरावट ग्लोबल ट्रैवल रूल्स में बदलाव और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उठापटक को दिखा रहा है। इस सूची में एक बार फिर सिंगापुर का दबदबा कायम है। सिंगापुर ने दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट होने का गौरव हासिल किया है और इसके नागरिक विश्व के 195 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया और तीसरे पर जापान का स्थान है। इंडियन प्रीमियर लीग की वैल्यूएशन हिस्ट्री में पहली बार लगातार 2 साल गिरावट हुई है। डीएनपी एडवाइजरी की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई। ये गिरावट मीडिया राइट्स के कम कॉम्पिटिटिव होने और रियल मनी गेमिंग स्पॉन्सरशिप पर सरकार के प्रतिबंध के कारण आई है। इस साल आईपीएल की कुल वैल्यूएशन 76,100 करोड़ रुपए है। 2024 में ये 82,700 करोड़ रुपए थी, जबकि 2023 में ये सबसे ज्यादा 92,500 करोड़ रुपए पर थी। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका यूरोप और एशिया के देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, के साथ मिलकर चीन के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये बयान चीन की ओर से रेयर मिनरल्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल बढ़ाने के बाद आया है, जो मोबाइल कंप्यूटर और डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। चीन ने 10 अक्टूबर को इन मिनरल्स पर सख्त नियम लागू किए, जिससे अमेरिका को नुकसान पहुंच सकता है। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। हालांकि दोनों देशों के बीच 90 दिन का युद्ध विराम खत्म हो गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। भारत के लिए यह बयान काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर भरोसा कर रहा है। मैकेंजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का मैन्युफैक्चरिंग 2027 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, जिससे अमेरिका को काफी फायदा है। लेकिन भारत को अमेरिका और चीन के झगड़े में फंसने का खतरा भी है, जबकि वो चीन के साथ अपने रिश्ते संभाल रहा है। इससे भारत को एक नई भूमिका निभाने का मौका मिल सकता है, लेकिन काफी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। This is clearly something that they were planning all along. I think that things can de-escalate, that we don't want to have to escalate. We have things that are more powerful than the rare earth export controls that the Chinese want to put on. And sir, to be clear, this is China versus the world. It's not a U.S.-China problem. Good news is that this is IMF week. A lot of my counterpart, or all my counterparts are here. We're going to be speaking with our European allies, with Australia, with Canada, with India, and the Asian democracies. And we're going to have a fulsome group response to this, because bureaucrats in China cannot manage the supply chain or the manufacturing process for the rest of the world. What is a fulsome response? What does that mean? We have lots of levers that we can pull for products that they need that could be equally damaging. We don't want to damage their economy. We don't believe that they want to damage ours, but they are a command and control economy, and they are going to neither command nor control us. And we're going to assert sovereignty, so are the Western. रूस और भारत की ज्वाइंट वेंचर काइनेट ने वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन के स्लीपर कोच का फुल स्केल मॉडल पेश किया। ये फर्स्ट क्लास कोच डिजाइन का कॉन्सेप्ट है और इसे IREE 2025 में एग्जिबिट किया गया।
स्काईनेट रेलवे सॉल्यूशंस रूस की सबसे बड़ी रोलिंग स्टॉक निर्माता कंपनी CJSC ट्रांसमैश होल्डिंग और गवर्नमेंट के स्वामित्व वाली भारतीय कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड के बीच का एक ज्वाइंट वेंचर है। ये थे कॉरपोरेट जगत के आज के कुछ अपडेट्स। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।